सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इन पंकज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट बायोजियोग्राफी की, जो कि CUET PG 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे यूनिट्स को PYQ के साथ कवर कर दूंगा एग्ज़ाम्स के पहले पहले। सो ज़रूर से लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट बायोजियोग्राफी PYQ के साथ। तो ज्योग्राफी के PYQs कराने से पहले मैं आपको बेसिक्स जो कंसेप्ट्स हैं बायोजियोग्राफी के, उनसे एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। सो सबसे पहला चीज़, बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि जहाँ पे भी जो जीवन है वो संभव हो पाता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो बायोस्फीयर ये होता है, ठीक है। बायोस्फीयर में एक टर्म आता है बायोम। सो बायोम क्या है, बायोम को समझते हैं। बायोम क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो कि सिमिलर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा और पतला कर लूँ। ओके, सो बायोम क्या है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिमिलर बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी जलवायु हो, मतलब क्लाइमेट, एक जैसी मिट्टी हो, मतलब सॉइल, एक जैसे पेड़ पौधे हों, और भी जो जीव जंतु होते हैं वो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे वितरित हैं, उसको बताता है बायोम, ठीक है। यहाँ पे बायोस्फीयर की डिफिनीशन भी है। बायोस्फीयर रिफर्स टू एनीवेयर ऑन अर्थ लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, जहाँ भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर है, ओके। सो बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स है उसको बायोटिक कहते हैं, और अबायोटिक क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको अबायोटिक कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें। सो बायोम्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन मेनी क्वालिटीज सच एज वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी के बाद टेम्परेचर, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। सो बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स पाए जाते हैं, जैसे टुंड्रा हो गया, ट्रॉपिकल रेनफॉल हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे जो है बायोम होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक तरह की क्लाइमेट होगी, एक तरह की मिट्टी होगी, एक तरह के पेड़ पौधे होंगे। सो वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको बताता है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे बायोम और इकोसिस्टम में। सो इकोसिस्टम जो है वो एक छोटी पारिस्थितिकी इकाई होती है। मतलब जैसे बायोम एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, सो उसके अंदर एक कोई इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, जिसमें जीव जंतु और उनके आसपास का जो पर्यावरण है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जिसमें जो जीव जंतु हैं उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उनके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उससे कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ों का हम देखते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। सो एक बायोम में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ओके, इसको समझिए। फीचर्स बायोम और इकोसिस्टम देख सकते हैं आप। डिफिनीशन में आप देखेंगे तो ये कवर लार्ज एरिया को करता है, डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब डिफरेंट इसमें ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं। जैसे अगर मान लो जो अलग जलवायु वाला क्षेत्र है तो अलग बायोम हो जाएगा, अलग मिट्टी वाला क्षेत्र है तो अलग बायोम हो सकता है, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल एरिया डिस्टिंक्ट, कवरिंग मल्टीपल इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम को कवर कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, इकोसिस्टम लोकलाइज्ड होते हैं, सेल्फ कंटेंट स्पेसिफिक एरिया, ओके। सो साइज की बात करें तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज, और ये इकोसिस्टम वेरीज होता है, एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम, ओके। आगे चलते हैं एग्जाम्पल में, आप इसको इसमें देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसमें देख सकते हैं फॉरेस्ट, लेक, डिजर्ट, कोरल रीफ्स, ये सारी चीज़ें हैं इसमें एग्जाम्पल्स में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्राज, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट एंड डोमिनेंट वेजिटेशन, ठीक है। तो बायोम जो होता है बेसिकली क्लाइमेट, सॉइल वगैरह पे ही ज़्यादातर डोमिनेट करता है, ठीक है। और जो डोमिनेंट वेजिटेशन है उस पर जो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जो इकोसिस्टम होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसीज, इंटरेक्शन एंड हैबिटेट, जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो आवास है, हैबिटेट्स है, उस पर निर्भर करता है इकोसिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स विद इन, अपने अंदर ही बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लिए रहता है, और इसमें यूनिक कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में। आगे चलते हैं स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन में। इन्फ्लुएंस स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। डिटरमाइन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन लोकलाइज्ड हैबिटेट, ठीक है, तो ये लोकल लेवल पे है, ओके।
इंटरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेप, बायोम स्ट्रक्चर, बायोम को क्या शेप देता है, तो क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल की कौन टाइप्स है वो जो है बायोम बनाती हैं। जबकि ड्राइव इकोनॉमिक्स, इकोसिस्टम डायनेमिक्स, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी आपका इकोसिस्टम में। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ट्रॉफिक लेवल, इसमें आपका एक टॉपिक आएगा ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है ट्रॉफिक लेवल, इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे एनर्जी फ्लो। ओके, सो जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का लेवल होता है, डिफरेंट लेवल होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, सो उस लेवल को ही हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे सबसे जो पहला लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सबसे पहले एनर्जी जो प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं सन से, सूरज से। ठीक है, अब ये सन से एनर्जी प्राप्त कर लिए, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, हिंदी में इसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, वो एक हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए, ये प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीज़ें। दूसरा उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो कार्निवोरस या ओमनीवोरस हो सकते हैं, यानी कि मांसाहारी या सर्वाहारी दोनों हो सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा जो आता है वो आता है टर्शियरी। टर्शियरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे मान लो चीता हो गया, शेर हो गया, ये सारे जो है वो जो मांस खाते हैं उनको भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है टर्शियरी कंज्यूमर्स। ऐसे ही क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है लेबल्स बने हुए हैं एनर्जी का, जैसे जैसे ऊपर की तरफ प्रवाह हो रहा है। ठीक है, सो इसमें एक रूल लगता है लिंडमान। लिंडमान आपने नाम सुना होगा, 10% जो रूल ये देते हैं लिंडमान। ठीक है, तो 10% जो एनर्जी का फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे हो रहा है। जैसे अगर 100 इकाई ऊर्जा प्रोड्यूसर्स के पास है तो उसका एक दहाई मतलब 1/10 ऊर्जा जो है वो पहुंचेगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, केवल 10%। उसके बाद इसी तरह 1/10 ऊर्जा पहुंचेगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, केवल 1%। ठीक है, ऐसे ही इसका 10%, 0.1%, ऐसे जो है केवल 10% ऊर्जा ही अगले लेवल में जा पाती है। तो इसको कहते हैं लिंडमान का 10% नियम। ठीक है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला दिया जाता है सब चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं फूड चेन को। अब देखो फूड चेन बेसिकली क्या है, ये देखो, ये तो फूड वेव है। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को बकरी ने खाया, बकरी को मान लो शेर ने खा लिया। ठीक है, शेर जब मरा तो डिकम्पोज करके वो कहाँ, मिट्टी में मिल गया। ठीक है, फिर मिट्टी में फिर जो है नया पेड़ पौधे उग गए। सो ये एक सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, ये एक लाइन चलती है। ठीक है, आगे की तरफ, तो ये लीनियर सीक्वेंस है, उसको कहते हैं फूड चेन। ठीक है, मतलब एनर्जी के लिए वो दूसरे पे निर्भर हैं तो खाते जा रहे हैं, तो उनका जो है एक फूड चेन बन रहा है। और यही जब बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो उसको फूड वेव या फूड जाल बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, खाद्य जाल। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे मान लो ये है आपका चूहा, ये चूहा आप देख रहे हैं। अब चूहे को ये उल्लू भी खा सकता है, ये सांप भी खा सकता है। ठीक है, ऐसे ये चिड़िया आप देख सकते हैं, चिड़िया को उल्लू खा सकता है, सांप खा सकता है। ठीक है, अब ये कीड़ा आप देख सकते हैं, कीड़ा को ये चिड़िया खा सकती है, ये आप देख सकते हैं मेढक खा सकता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे जाल बन जाते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारे जब लीनियर सीक्वेंस मिल जाते हैं तो वो जाल बना लेते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं, अब देखते हैं पिरामिड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। पिरामिड्स बेसिकली इसमें इनवर्स पिरामिड भी होते हैं और ऐसे भी पिरामिड होते हैं। जैसे एक होता है प्रोड्यूसर से, वेट मिनट, प्रोड्यूसर से ऐसे जाता है, मतलब सबसे नीचे सबसे अधिक होगा, फिर ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन ये क्या है, जो एक्वेटिक है वो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड होता है। ठीक है, बायोमास का। सो सबसे नीचे जो होगा उनका, मान लीजिए बायोमास अगर सबसे अधिक है, उसके बाद उसके ऊपर वाले का होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाले का होगा। इसकी हम बात करें तो जो सबसे ऊपर, जैसे लार्ज फिश की बात करें तो लार्ज फिश कुछ ही जो मछलियाँ होती हैं, अगर उनको हम उनका बायोमास देखें तो लार्ज फिश की जो बायोमास होगी सबसे अधिक होगी, इसीलिए लार्ज मास जो लार्ज फिश हैं उनको सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद उससे नीचे जो स्मॉल छोटी छोटी मछलियाँ आएंगी, उसके बाद उसके नीचे जू प्लैंकटन, फिर फाइटोप्लैंकटन। ठीक है, सो ये जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है। आई होप बायोमास समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो बेसिक कंसेप्ट जो थे इसमें
वो ये थे कि आपको ट्रॉफिक लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन कौन से वेब फूड्स हैं, वेब जाल्स हैं, ये सारी चीज़ें, पिरामिड्स देख सकते हैं आप। सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कहाँ से पढ़ें, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ, क्योंकि अगर मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाने बैठूंगा तो टाइम नहीं है। ओके, सो क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली जो है वो सुबह में टॉपिक दिया जाता है रिवाइज करने के लिए, देन मैं उसी का फिर शाम में एक वीडियो लाता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। द बायोस्फीयर इज द बेस्ट डिफाइन एज, सो जो बायोस्फीयर है उसको कौन बेस्ट डिफाइन कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां भी जीवन एग्जिस्ट कर रहा है वो है बायोस्फीयर। ओके, अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म बायोस्फीयर? ठीक है, तो कौन ऐसा था जिसने सबसे पहले जो है जो टर्म बायोस्फीयर था उसको इंट्रोड्यूस कराया? तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्लादिमीर वर्नाड स्काई। व्लादिमीर वर्नाड स्काई जो था उसने जो बायोस्फीयर टर्म था उसको दिया था, और ये रशियन साइंटिस्ट था जो कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर 1926 में दिया था। ऑल्दो द टर्म वाज क्वाइंड बाय एडवर्ड स्वेस इन 1875। ठीक है, कंसेप्ट किसने दिया था? व्लादिमीर वर्नाड्स्काई ने, और जो टर्म है बायोस्फीयर वो दिया गया था एडवर्ड स्वेस के द्वारा 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फीयर? जो बायोस्फीयर का कंपोनेंट नहीं है। आप भी जानते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो है वो बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर ये आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट सस्टेन्स द बायोस्फीयर? कौन सा ऐसा प्राइमरी फैक्टर है जो सस्टेन करता है बायोस्फीयर को? तो जो सन की एनर्जी है उसी से प्रोड्यूसर्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, फिर वहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे एनर्जी का फ्लो होता है। तो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है बायोस्फीयर के लिए वो है सन की एनर्जी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बाउंड्री वेयर द बायोस्फीयर इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। जहाँ पे ऐसी बाउंड्री जहाँ पे बायोस्फीयर जो है इंटरेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है इकोटोन। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोटोन क्या है? तो जहाँ पे बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो जो बाउंड्री है उसको कह रहे हैं इकोटोन। अभी एक और ऐसे क्वेश्चन आएगा, एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन। क्या होता है ये? ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम है उनके बीच का जो जोन होता है उसको कहते हैं इकोटोन। ठीक है, सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स बाउंड्री वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शंस अकर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन दोनों का जो बाउंड्री होगा वो कहलाएगा इकोटोन। अगला क्वेश्चन है, द बायोस्फीयर मेनली फंक्शंस थ्रू। जो बायोस्फीयर होता है वो मेनली काम करता है किसके थ्रू? तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू और एनर्जी फ्लो। तो बायोस्फीयर पूरा का पूरा टिका हुआ है एनर्जी फ्लो पे और बायोजियोकेमिकल साइकिल पे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप, द बायोस्फीयर मेंटेन्स बैलेंस थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि, एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम। जो बायोस्फीयर जो है एक्सटेंड फ्रॉम द अपर ट्रोपोस्फीयर टू द ओशन फ्लोर। मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फीयर है उसके अपर भाग से लेके और ओशन के फ्लोर तक एकदम नीचे तक जो है वो आप बायोस्फीयर देखेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द बायोस्फीयर एग्जिस्ट फ्रॉम द अपर ट्रोपोस्फीयर, मतलब 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड ऊंचाई तक और 11 किलोमीटर डेप्थ तक आप देखेंगे ओशन में, पूरा ये बायोस्फीयर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अबायोटिक फैक्टर? इसमें से कौन सा जो है अबायोटिक फैक्टर नहीं है? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बायोस्फीयर? तो इसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको अभी बायोस्फीयर का जो फैक्टर है बायोम्स का उसको बताया। इसमें आप देखेंगे तो क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है और वाटर अवेलेबिलिटी, ये तीनों जो है वो मेन फैक्टर होते हैं। लेकिन जो प्लांट स्पीसीज है वो इकोसिस्टम का वो है फैक्टर्स है। Abiotic factor are non-living environmental factor. Plant species are biotic factors, meaning they are part of the living components of the biosphere. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बायोस्फीयर इज कंसिडर्ड सेल्फ रेगुलेटिंग ड्यू टू। जो बायोस्फीयर है वो क्या है? इज कंसिडर्ड सेल्फ रेगुलेटिंग ड्यू टू, किस लिए, कैसे वो सेल्फ रेगुलेटेड है? जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है
उसके द्वारा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है। इसकी वजह से जो है वो बायोस्फीयर एक सेल्फ रेगुलेटेड है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी जो है स्टडी किसका स्टडी है? तो ये आपको पता होगा, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच जो है जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो इकोसिस्टम होता है क्या है? सो बोथ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्टिंग टुगेदर। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो इंटरेक्ट करते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। सो अब देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब देखो इसमें इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें इकोसिस्टम में कौन सा अबायोटिक नहीं है? तो टेम्परेचर आप जानते हैं अबायोटिक है, लाइट भी अबायोटिक है, बैक्टीरिया भी अबायोटिक है, मतलब जो नॉन लिविंग है। ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया तो लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, सो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का वो क्या है? वो है इकोसिस्टम। Ecosystem is the smallest unit where biotic and abiotic factor interact to form a self-sustaining system. Okay. अगला क्वेश्चन है द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो वही चीज़ है इकोटोन है, मतलब दो इकोसिस्टम के बीच जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बायोम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। सो कौन से बायोम में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इक्वेटर के पास, उस पर जो है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव। कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है? तो कोरल रीफ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो कोरल रीफ हैव द हाइएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया सपोर्टिंग डाइवर्स मेराइन स्पीसीज। अब देखो जो कोरल रीफ होता है वो डायरेक्ट उससे भी एनर्जी प्राप्त करता है, सन से भी। ठीक है, इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगला क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम विच लेवल हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, कहाँ पे सबसे अधिक एनर्जी होगी? सो सबसे पहला जो एनर्जी सन से मिलती है प्रोड्यूसर को वो 100% मिलती है, उसके बाद एनर्जी जो है 10% मिलने लगती है। तो सबसे अधिक कहाँ पे होगी? प्रोड्यूसर के पास होगी। अगला क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी, सबसे पहले टर्म जो इकोलॉजी था उसको किसने क्वाइन किया था? तो जो अर्नेस्ट हैकल था उसने जो है वो क्वाइन किया था। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा था जब हमने दिया था COET तब। ओके, सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, कब दिया था ये भी याद रखेंगे आप, ये 1866 में दिया गया था टर्म इकोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इकोलॉजिकल नीचे। सो इकोलॉजिकल नीचे क्या है? सो द सेट ऑफ रूल्स एंड ऑर्गेनिज्म प्लेज इन द इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम में किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ रोल प्ले कर रही हैं उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम। दो तरह के बायोम होते हैं, टेरेस्ट्रियल और मराइन। सो जो टेरेस्ट्रियल बायोम जैसे आप टुंड्रा हो गया, डेजर्ट हो गया, कोरल रीफ हो गया, ग्रासलैंड, तो कोरल रीफ जो है कहाँ पे पाया जाएगा? मरीन में पाया जाएगा। सो कोरल रीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच बायोम हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, सबसे अधिक रेनफॉल किस बायोम में देखा जाता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो आपका सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है एनुअली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ बाई एरिया, एरिया के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बायोम है वो कौन सा है? टैगा है, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। सो ये 17% ऑफ द एरिया लैंड सरफेस का कवर करता है। ठीक है, जैसे कनाडा, रशिया और स्कैंडिनेविया में ये फैला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच बायोम वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट मतलब बर्फ। सो कहाँ पे सबसे अधिक है? तो होगा राइट आंसर आपका सी, टुंड्रा में। ओके, सो टुंड्रा बायोम आर्कटिक और अल्पाइन रीजन्स में जो पाया जाता है परमाफ्रॉस्ट विच इज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बायोम इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ये किसको कहते हैं, किस बायोम को कहते हैं? तो ग्रासलैंड बायोम को कहा जाता है। जैसे प्रेयरी के जो घास के मैदान हो गए या फिर पंपास हो गया, स्टेपीज हो गया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रासलैंड्स ज़्यादातर होते हैं, तो इसकी वजह से इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये फर्टाइल सॉइल होती हैं यहाँ की, मेकिंग देम आइडल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए आइडल अच्छा बनाती हैं इसको। ठीक है,
सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बायोम हैज़ अ प्लांट्स अडॉप्टेड टू स्टोर वाटर एंड रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। कौन सा बायोम जो है वो प्लांट्स को अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेड टू स्टोर वाटर एंड रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आपका डेजर्ट, आपको पता हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा डेजर्ट। ओके, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जैसे जीरोफाइट्स जो होते हैं हैव एडॉप्टेशन लाइक थिक कटकल्स, डीप रूट्स एंड वाटर स्टोरेज टिश्यूज टू सर्वाइव इन एरिड कंडीशन। मतलब पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं भी है तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, जो डिजर्ट के बायोम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बायोम एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट। सो डेजर्ट ही होगा, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात में बहुत कम टेम्परेचर। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच बायोम इज फाउंड बिटवीन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट कैरेक्टराइज्ड बाई सीजनल रेनफॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सवाना। मतलब ऐसा बायोम जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट इन दोनों के बीच में होता है। सो कैरेक्टराइज बाई सीजनल रेनफॉल, वहाँ पे सीजनल रेनफॉल के द्वारा उसकी विशेषता बताई गई यहाँ पे, तो वो होता है सवाना। ठीक है, सवाना बायोम्स। सो सवाना बायोम्स जो कि अफ्रीकन सवाना जैसे मान लो है, आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है विथ scattered trees and seasonal rainfall making them a transition between रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बायोम हैज़ न्यूट्रिएंट पुअर है, हाईली एसिडिक सॉइल्स हैं, डिस्पाइट इसके बजाय भी क्या है वो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे हाई है। तो वो आपको पता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Due to rapid decomposition and nutrient leaching, tropical rainforest soil are the infertile and acidic despite supporting rich biodiversity. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेडिटेरेनियन बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो मेडिटेरेनियन बायोम है जिसको चेपरेल कहते हैं। सो ये कैसे इसको इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये माइल्ड होगा, वेट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो द मेडिटेरेनियन बायोम्स found in California, Chile and the Mediterranean region has hot, dry summers, mild, wet winters. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं, the trophic level that receives the maximum energy in an ecosystem is, जो ट्रॉफिक लेवल है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है मैक्सिमम एनर्जी को इन एन इकोसिस्टम इज। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स। सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूसर प्राप्त करता है, वही यहाँ पे बात हो रही है। प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी जो है सन से डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त करती हैं 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज, जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, साइक्लिक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या स्टोर्ड परमानेंटली होता है। सो देखो परमानेंटली स्टोर्ड तो होता नहीं, क्योंकि 10% एनर्जी जो है वो आगे में स्थानांतरित होती जाती है, ट्रांसफर होती जाती है। साइक्लिक भी नहीं होता है, तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। जैसे यहाँ से अगर हमको सन से एनर्जी मिली, दूसरी हमको कंज्यूमर ने लिया, सॉरी प्रोड्यूसर ने लिया, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर ने लिया, ऐसे करके ये यूनी डायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, मतलब ये घूम के फिर यहाँ पे नहीं आ रही है, सन को एनर्जी ये लौटा नहीं रही है। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस टू कंज्यूमर टू डीकम्पोजर्स बट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मेकिंग इट यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द 10% लॉ। सो 10% लॉ इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। 10% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रॉफिक अगले जो ट्रॉफिक लेवल होता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, उसमें ट्रांसफर हो जाती है, पास हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल बात करें, सो देखो प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर ऑलवेज जो है वो हर्बीवोरस होंगे। तो हर्बीवोरस इसमें देखेंगे तो लायन, डियर, ग्रास, फंगी। तो ग्रास तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा, लायन आप देखेंगे तो आपका टर्सरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको दिख रहा है वो आएगा बी, डियर, यानी कि डियर जो है वो शाकाहारी है, मतलब हर्बीवोरस है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर में इसको देखा जाता है। ठीक है, फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। तो डीकम्पोजर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वेट अ मिनट। सो ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है रिसाइकल करने में बहुत ये हेल्प करता है। कौन, डीकम्पोजर्स। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वेट अ मिनट, बी। यार पेन क्यों नहीं चल रहा, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो
कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये दोनों जो है वो गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं। सो फास्फोरस साइकिल जो होता है वो गैसियस नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। सो द कार्बन एंड सल्फर साइकिल इन्वॉल्व्स मेजर एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम गैसियस साइकिल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोसेस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से अपना भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो क्या कर रहा है वो, एटमॉस्फेयर से जो है वो रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ नाइट्रोजन साइकिल। इसमें से कौन सा जो है वो स्टेप नहीं है नाइट्रोजन साइकिल का। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन जो है कार्बन साइकिल का भाग है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ। तो 78% नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड अ। सो फूड वेब में जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फीड ऑन मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। सो जो ऑमनीवोरस होता है वो कंज्यूम करता है, प्लांट्स को भी करता है, एनिमल्स को भी करता है, इसीलिए उसको ऑमनीवोरस कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑमनीवोरस, डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। प्राइमरी फंक्शन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है इकोसिस्टम में उसको दिखाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ गया, ओके, हाँ 41। सो टू शो एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर मोस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स अपराइट। क्यों सारे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो अपराइट यानी कि ऐसे होते हैं मैक्सिमम। सो इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है एनर्जी एंड बायोमास डिक्रीज एट हायर लेवल। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं तो बायोमास या फिर एनर्जी वो घटती जाती है। एनर्जी तो आपने जाना है कि 10% केवल जा रही है, यानी कि एनर्जी घट रही है। सो ज़्यादातर जो पिरामिड्स होते हैं वो अपराइट्स ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स ये दोनों जो है वो इन्वर्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ये इन्वर्टेड ही होंगे। सो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स ये दोनों जो पिरामिड होते हैं वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और सीधा भी हो सकते हैं। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो तो घटते जाता है, इसीलिए इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एनर्जी लॉस बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। जो मेन रीजन होता है ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी लॉस होने में क्या होता है, सो रिस्पायरेशन एंड हीट लॉस। तो सांस लेने में जो एनर्जी जा रही है, हीट लॉस जो है, मोस्ट एनर्जी इज लॉस एट एज हीट थ्रू रिस्पिरेशन, मूवमेंट, मेटाबॉलिक प्रोसेस, लिविंग ओनली 10% फॉर द नेक्स्ट लेवल, ओके। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फूड चेन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इकोसिस्टम। सो ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। किस तरह का जो फूड चेन होता है वो देखा जाता है इकोसिस्टम में, तो ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादातर देखा जाता है कि घास से, उसके बाद घास के बाद जो प्रोड्यूसर्स होंगे घास में, घास जो प्रोड्यूसर है उससे जो है निकल रही है सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओके गाइस, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर कॉज है वो क्या है, सो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो अगर यहाँ पे राइट आंसर आप डिफॉरेस्टेशन भी आपको दिख रहा है, जैसे पेड़ का कटाई हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्रीन जो हाउस गैस है उसी की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पा रहा है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज कॉज्ड बाई। जो अर्बन हीट आइलैंड होता है वो जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, सो इंक्रीज इन आर्टिफिशियल सरफेस लाइक कंक्रीट एंड asphalt. Concrete asphalt buildings absorb and retain heat, increasing urban temperature compared to surrounding rural areas. तो जो शहर में आप देखेंगे बहुत सारे जो कंक्रीट से बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, सो वो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और जो सराउंडिंग एरियाज जो होते हैं रूरल एरियाज उससे वो अधिक गर्म हो जाते हैं, इसलिए वो आइलैंड की तरह काम करते हैं। सो इनको हम हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो कौन सी ऐसी गैस है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है मोस्ट ऑफ दी ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक तो वही करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। मेन काज क्या है, सो
जो मेन कॉज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी गैस जो होती हैं फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स से निकलता है, एसी से निकलता है। एरोसॉल स्प्रे ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स थीनिंग द ओजोन लेयर, ठीक है। सो ऐसा सीएफसी क्या कर रही है, ओजोन को भी डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से जो सन से आने वाली यूवी रेज हैं वो सन पे आने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विच प्रोटोकॉल एम्स टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन। सो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो किस प्रोटोकॉल में देखा गया था, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसमें जो है वो बात किया गया था ओजोन लेयर डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कब हुआ था, 1987 में, या डेट याद रखेंगे आप, 1987 में, ईयर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो तीनों हैं वो आपके प्राइमरी जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, जबकि ओजोन जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन कैसे होता है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड से या तो नाइट्रोजन से, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच डिजास्टर इज मोस्ट कॉमनली लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन। सो लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन कब हो, डिफॉरेस्टेशन से कौन सा हजार्ड ज़्यादा, कौन सा डिजास्टर ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, सो लैंडस्लाइड, क्योंकि फिर वो रोक नहीं पाएगा पानी को, ठीक है, वो लैंडस्लाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज EIA, EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एम्स टू इवैल्यूएट, ठीक है। सो इसका एम क्या है, तो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो मान लो कोई कंपनी फैक्ट्री खोलने वाली है किसी एरिया में, ठीक है, तो उसका आगे क्या कंसिक्वेंसेस होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, उसके लिए प्रपोज्ड एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, EIA, ठीक है। उसका आप पहले बताइए जाके, EIA जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप जाके बताएंगे कि हमारे ये फैक्ट्री लगाने से कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या आप रिपोर्ट तैयार करके एक दी जाती है, ठीक है। सो EIA एक्सेस इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट बिफोर अप्रूवल, तब जाके वो अप्रूव करती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इमिट्स द हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। सबसे अधिक कौन सा इमिट कर रही है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी कंट्री। सो 2023 के डेटा के अनुसार चाइना। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मेन कारण क्या है, सो सबसे अधिक जो मेन कारण है वो है ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विच इन्वायरमेंटल हजार्ड इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन इन सिटीज़। जो स्मॉग होता है, जो स्मॉग किससे बना हुआ है, फॉग और स्मोक से मिल के बना हुआ है स्मॉग, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है वो शहरों में देखा जाता है ज़्यादातर पॉल्यूशन, ठीक है। फ्रॉम ड्यू टू व्हीकल इमिशन, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं उससे स्मोक निकल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन निकल रहा है, एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन सिटीज़, ठीक है, इसकी फॉग बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता। मिनी माता जो डिजीज़ है वो क्या किसका कारण बनता है, तो मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी पॉल्यूशन की वजह से जो है मिनी माता डिजीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ पे हुआ था, जापान में 1950s में हुआ था मिनी माता डिजीज़, वाज कॉज्ड बाई मरकरी कंटेमिनेटेड वाटर अफेक्टिंग मराइन लाइफ एंड ह्यूमंस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल एथिक्स। सो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, नेचर की तरफ आपका जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द क्लीन एयर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो क्लीन एयर एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था रेगुलेट करने के लिए इमिशन एंड एयर क्वालिटी, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए जो उत्सर्जन हो रहा है और जो एयर क्वालिटी है उसको ठीक करने के लिए जो है वो क्लीन एयर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कब किया गया था, 1970 में USA में किया गया था। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस इज यूज्ड टू। ये जो एसेस टू पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्ट आता है उससे पहले आपको बताना होता है कि कितना ये नुकसान करेगा इन्वायरमेंट को। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एसेस द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ EIA। कौन सा स्टेज नहीं है EIA का, तो EIA का इसको स्टेज देखेंगे तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, स्कोपिंग भी है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो जो पेरिस एग्रीमेंट है वो क्या करता है, पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है, 2015 में जो हुआ था, वो लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सो
यहाँ पे पूछा हुआ है इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज पे और रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे करेंगे? 2 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए कहा गया था पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में। अगला क्वेश्चन है द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? तो क्योटो प्रोटोकॉल कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए सबसे जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं द टर्म कार्बन क्रेडिट जो टर्म आप सुनते होंगे वो किससे रिलेटेड है? सो रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस थ्रू ट्रेडेबल परमिट्स। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। कार्बन क्रेडिट्स अलाउ करता है इंडस्ट्रीज को टू बाई एंड सेल परमिट्स फॉर कार्बन इमिशन। मतलब आपने अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इमिट किया सो उससे क्या होगा? आपको फिर वो कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। प्रमोटिंग क्लियरनर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इससे क्या होता है? आप पैसे देने से बचने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं क्या करती हैं? वो अच्छे किस्म का जो टेक्नोलॉजी होती है वो यूज करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रियो अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था वो उसमें क्या लीड द क्रिएशन ऑफ। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एजेंडा 21 उसमें देखा गया था। ठीक है, मेन जो वो था एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था एट द रियो अर्थ समिट 1992 टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, 1986 में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था वो इनेक्ट किया गया था कहाँ, किस लिए? ठीक है, 1986 में। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में उसकी वजह से जो है द भोपाल गैस ट्रेजेडी लीड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके बाद बनाया गया था। सो भारत में यही होता है, पहले घटना घटती है उसके बाद जो है एक्ट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। किस साल ये इस्टेब्लिश किया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 2010 में ये एनजीटी आया था। चूँकि क्या था कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे थे वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन कोर्ट में तो ऑलरेडी बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। सो इसके लिए एक अलग तरीके का जो है वो ट्रिब्यूनल बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़े जो है मुद्दे सॉल्व किए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2010। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इन इंडिया एम्स। सो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेगुलेट द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई? सो इसका राइट आंसर एलए एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है रामसर कन्वेंशन का? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जो वेटलैंड का कंजर्वेशन है, कंजर्व वेटलैंड्स, ये जो है मेनली जो है वो रामसर कन्वेंशन में उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था। अगला क्वेश्चन है द बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है बेसल कन्वेंशन? सो हजार्डियस वेस्ट मूवमेंट। ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ हजार्डियस वेस्ट मूवमेंट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन हुआ था 1989 में, रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट। जो वेस्ट होते हैं उनको जो है डिस्पोजल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस इन इंडिया इज रिक्वायर्ड। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस है वो इंडिया में रिक्वायर है फॉर किस लिए? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। ठीक है, सो जो मैंने बताया आपको EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उससे रिलेटेड भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में जो हुआ वो सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, इसमें ये बना हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था वो फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट समिट था। ठीक है, अगला देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंट एग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, देन पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स, इसको बस अरेंज करना था। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है अरेंज द स्टेजेस ऑफ EIA इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सो ये सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग कराना है,
पब्लिक कंसल्टेशन लेना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट वहाँ पे दिखाना है, फिर आपको डिसीजन मेकिंग का वो होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ फूड चेन डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स में आप देखेंगे आपका जो सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, देन टर्सरी कंज्यूमर्स आएंगे, उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन है, अ डायग्राम ऑफ द कार्बन साइकिल इज गिवन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो रिलीज कर रहा है तो कौन सा करेगा, रिस्पायरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिस्पायरेशन। इतने क्वेश्चन थे, लगभग 80 क्वेश्चन थे। तो ये रहे आपके बायोजियोग्राफी के 80 क्वेश्चन, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 100 व्यूज़ आने के बाद मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को, और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।